गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7th द डेज़र्ट। हमने इसका शॉर्ट समरी बता दिया था आपको। आज हम चैप्टर को डिटेल से पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द डेज़र्ट। अच्छा चैप्टर है। हमारे राजस्थान के जो बहुत बड़े भूभाग पर मरुस्थल जो है, वहाँ के जीव जंतुओं से लेकर वहाँ के रहन सहन से लेकर कल्चर एंड नेचर सबके बारे में यहाँ इस चैप्टर में द डेज़र्ट में बताया गया है। तो चैप्टर पढ़ते हैं। Those of us who live in regions covered with forests and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. The popular belief is that it is an endless stretch of sand where no rain falls and therefore no vegetation grows. It is dry, hot, waterless and without shelter. But this is not entirely correct. For those who have studied it, the desert can be a beautiful place. It is the home of a variety of people, animals and plants that have learned to live under very hot and dry conditions. तो ट्रांसलेट हिंदी कर देते हैं। हमसे वे लोग जो ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जिनमें चारों ओर जंगल और पहाड़ियाँ हैं, विद फॉरेस्ट एंड सराउंडेड बाय हिल्स, वह शायद कल्पना नहीं कर सकते कि मरुस्थल कैसा होता है। कुछ समझे आप? दोज ऑफ अस who live in regions covered with forests and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. सही है, बिल्कुल राइट बात है कि जो लोग हरे भरे में रहता है उसे सूखे का क्या पता। सिर्फ वो उन्होंने सुना है, देखा नहीं, महसूस नहीं किया है। तो जो क्षेत्र पहाड़ों से, जंगल से ढका हुआ हो, उन्हें मरुस्थल का अंदाज़ा नहीं है वो कैसा होता है। आगे मरुस्थल के विषय में ये प्रसिद्ध है कि वह रेत का असीमित विस्तार है। द पॉपुलर बिलीफ इज दैट इट इज़ एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड where no rain falls and therefore no vegetation grows. और वहाँ पर कोई वर्षा नहीं होती है और वर्षा के कारण वनस्पति, घास, पौधे आदि भी नहीं होते हैं। वह गर्म, सूखा, जल रहित, निवास विहीन होता है, मतलब मनुष्य भी नहीं रहते हैं। पर यह बात पूरी तरह से सही नहीं है। जिन्होंने अध्ययन किया है वे जानते हैं कि रेगिस्तान सुंदर स्थान भी हो सकता है। वहाँ अनेक प्रकार के लोग, जीव तथा पेड़ पौधे होते हैं। यहाँ के पशुओं और पौधों ने अत्यधिक उष्ण एवं शुष्क स्थितियों में रहना सीख लिया है। इंग्लिश में भी एक बार और बता देता हूँ कि इट इज़ ड्राई,
हमने कहा ना कि वह गर्म, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर, बट दिस इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट, लेकिन ये सही नहीं है। फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट, द डेजर्ट कैन बी ए ब्यूटीफुल प्लेस. It is the home of a variety of people, animals and plants that have learned to live under very hot and dry conditions. Next sentence, next paragraph. True, the ground is not always hidden by a cover of grass, plants and trees as it is in other climates, but whenever it rains, which is rare, desert flowers bloom, and the sight can be as rewarding as that of any tropical garden. हाँ, यह सच है कि मरुस्थल की भूमि घास, पौधों और वृक्षों से आच्छादित नहीं होती। सबको पता है मरुस्थल की भूमि घास, पौधे, वृक्ष से ढकी नहीं होती, जैसा कि अन्य प्रकार की जलवायु में पाया जाता है, क्लाइमेट्स में पाया जाता है। पर जब कभी वर्षा होती है, जो विरली होती है, वो मुश्किल से वर्षा होती है, मरुस्थल के फूल खिल जाते हैं और दृश्य, वहाँ का जो सीन्स है, उष्णकटिबंध बने भाग की भांति लुभावना हो जाता है। एंड द साइट कैन बी एज रिवार्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन। नेक्स्ट, ए डेजर्ट इज नॉट ऑलवेज ए फ्लैट unchanging wasteland of dry sand. It may have mountains and hills. It may have an oasis, big or small. An oasis is like a green island in the middle of a desert where a spring or a well give plants and trees a better chance to grow. A desert may be hot like the Thar or cold like Ladakh, but generally speaking, if a place is little or not water and vegetation, people usually call it a desert. हर मरुस्थल सदा एक समतल, अपरिवर्तनीय, अनचेंजिंग, बंजर भूमि, वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड, रेत वाली नहीं होती है। वहाँ पर्वत और पहाड़ियाँ भी हो सकती है। वहाँ छोटे या बड़े आकार के मरुद्यान भी हो सकते हैं। मरुद्यान के बीच एक हरा भरा द्वीप भी होता है, जहाँ कोई झरना या कुआं पौधों को पनपने के लिए बेहतर अवसर प्रदान कर देता है। मरुस्थल थार जैसा उष्ण हो सकता है और लद्दाख जैसा ठंडा, पर आमतौर से यदि किसी जगह पर जल और वनस्पति या तो कम होते हैं अथवा नहीं होते, तो लोग उसे प्रायः मरुस्थल ही कहते हैं। मरुस्थल की डेफिनेशन किससे क्या बोला गया है? क्या बोला गया? ए डेजर्ट में बी हॉट लाइक द थार और कोल्ड लाइक लद्दाख। डेफिनेशन से ऊपर की एक सेंटेंस है, लेकिन इसकी जो वास्तविक रियलिटी डेफिनेशन क्या है? बट जनरली स्पीकिंग, डेजर्ट की डेफिनेशन बता रहा है, और वो क्या है? इफ़ ए प्लेस, यहाँ से ध्यान से सुनना, इफ़ ए प्लेस हैज़ लिटिल और नॉट वाटर एंड वेजिटेशन, पीपल यूजुअली कॉल इट ए डेजर्ट। नेक्स्ट पैराग्राफ सेंटेंस,
Some deserts are almost totally without water. In such places, strong winds blow rising heaps of sand and depositing them as mounds. These are called sand dunes that shift and move endlessly across the desert. Few plants can survive on such dry shifting sands. कुछ मरुस्थलों में पानी लगभग बिल्कुल नहीं होता है। इन स्थानों पर तेज वायु ढेर सारा रेत उड़ा देती है और उन्हें टीलों के रूप में संग्रहित कर देती है। इन्हें रेत के टीले कहते हैं। सैंड ड्यून्स की डेफिनेशन है, इन सच प्लेसेस स्ट्रॉन्ग विंड्स blow rising heaps of sand and depositing them as mounds. These are called sand dunes. जो सर्वदा स्थान परिवर्तित करते रहते हैं। सैंड ड्यून्स क्या करते हैं? स्थान परिवर्तित करते रहते हैं और स्थल में चलते रहते हैं। ऐसे सूखे और स्थान बदलती रेत पर बहुत कम पौधे जीवित रह सकते हैं। Few plants can survive on such dry shifting sands. समझ गए होंगे आप? नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट सेंटेंस। all living things need water in order to survive. The few plants and animals that live in deserts have developed the ability to require less water than most plants and animals. The camel, popularly known as the sheep of the desert, can drink a lot of water at one time. Camels can do without water for days together. The reason is they sweat pasina very little. We sweat because we must keep our body temperature constant. We sweat when it gets hot and this cools the body. Camels can stand high body temperature. They don't need to sweat and can therefore retain the water they drink for long periods of time. सभी जीवों को जिंदा रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है। कुछ पौधे तथा पशु जो रेगिस्तान में रहते हैं उन्हें बहुत कम पानी के साथ जिंदा रहने की क्षमता विकसित कर ली है। और वो कौन से एनिमल्स हैं जो अधिकांश पौधों और जीवों में नहीं होती है? ऊँट, जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, वह एक बार भारी मात्रा में जल पी सकता है। ऊँट कई दिनों तक बिना पानी के काम चला सकता है क्योंकि उन्हें पसीना बहुत कम आता है। हमें पसीना आता है क्योंकि हम अपने शारीरिक ताप स्थिर रखना होता है। उन्हें पसीना कम आता है, हमें पसीना आता है सामान्य से ज़्यादा, क्योंकि हमें जो हमारी बॉडी टेम्परेचर उसका स्थिर रखना होता है। जब गर्मी होती है तो हमें पसीना आता है और वह शरीर का तापमान न्यून कर देता है। ऊँट अत्यधिक शारीरिक ताप सह सकता है, उन्हें पसीना बहाने की आवश्यकता नहीं होती है और इस कारण वे अपने द्वारा पिए हुए जल को लंबे समय तक बनाए रखते हैं। एक क्वेश्चन है कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं? तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ पर ह्यूमन बींग्स और डेजर्ट
का जहाज, शिप ऑफ द डेजर्ट, कैमल के बारे में बताया गया है। तो आप समझे होंगे यहाँ पर ऊँट को और हमारे शरीर को कंपेयर किया है और उसमें क्या क्या सिमिलरिटी है, क्या क्या उसमें डिफरेंट क्या है, तो वो भी यहाँ बताया गया है। तो आप इसमें से क्वेश्चन भी बनते हैं इस पैराग्राफ में जो मैंने पढ़ा, और इसके आंसर भी आपको मैंने हिंदी और इंग्लिश में पैराग्राफ के माध्यम से आपको समझा दिया है। द स्मॉलर desert animals do not drink water. They burrow underground during the hot day and come out at night to eat. Some of them eat other animals and get the water they need from the moisture in the meat. Others eat plants and seeds and get the water they need from plant juices. तो यहाँ मैंने पैराग्राफ पढ़ा, उसका मीनिंग क्या है? रेगिस्तान के अपेक्षाकृत छोटे जीव पानी ही नहीं पीते। रेगिस्तान के छोटे जीव अक्सर पानी ही बहुत कम पीते ही नहीं है। वे गर्म दिन से बचने के लिए अपने अपने बिलों में चले जाते हैं और रात्रि में भोजन की खोज में बाहर निकल आते हैं और कुछ अन्य जीवों को खाते हैं और अपनी आर्द्रता पानी की आवश्यकता उस मास से पूरी कर लेते हैं। अन्य पौधों तथा बीजों को खाकर पौधों के रसों से पानी की ज़रूरत पूरी कर लेते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट सेंटेंस। डेजर्ट प्लांट्स, जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ पेंसिल पेन लेकर अंडरलाइन करते जाना कि मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ और इस सेंटेंस का, इस पैराग्राफ का अर्थ क्या है। डेजर्ट प्लांट्स आल्सो अडेप्ट देमसेल्व्स टू द लाइफ दे लीड। कैक्टस प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम्स। देयर रूट्स लाइक क्लोज टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड and quickly absorb the moisture from the light rains that occasionally fall. The major feature of all desert is, of course, dryness and variations of temperature. In humid climates, the moisture in the air acts like a blanket and protects the earth's surface from the hot rays of the sun. The absence of this blanket in desert lands causes the desert to heat up rapidly during the day and to cool off rapidly at night. कुछ मरुस्थलीय पौधों ने स्वयं को सूखी जलवायु के अनुकूल ढाल दिया है। कांटेदार पौधे जैसे कैक्टस प्लांट्स, कांटेदार पौधे अपने मोटे तने में जल भंडारण कर लेते हैं। उनकी जड़ें धरती की सतह के निकट ही रहती है और वे शीघ्रता से कभी भी होने वाली हल्की बारिश की नमी को सोख लेते हैं। सभी मनुष्यों का एक बड़ा गुण होता है उनका सूखापन तथा तापमान में परिवर्तन। नमी वाली जलवायु में वायु की नमी एक चादर की भांति काम करके धरती की सतह को सूर्य की तपती किरणों से बचाती है। मरुस्थलीय भूमियों में इस आवरण के अभाव में मरुस्थल दिन के समय जल्दी से गर्म हो जाते हैं और रात को शीघ्र ठंडे हो जाते हैं। यह है मरुस्थल की एक स्पेशल क्वालिटी। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि वहाँ किस प्रकार का वहाँ का क्लाइमेट का क्या नेचर है समझाया जा रहा है। वहाँ किस प्रकार के पौधे, किस प्रकार वो अपना इतने भीषण
गर्मी के अंदर इस मरुस्थल में किस प्रकार अपने आप को खड़े रख पाते हैं, अपने आप को बचा पाते हैं। लास्ट पैराग्राफ और हम पढ़ेंगे। चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ है, डेजर्ट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान। They are there like the dense forest and the deep oceans. Just because they are hot and dry, one should not look upon them as useless parts of the earth. मरुस्थल प्रकृति की विशाल योजना के एक महत्वपूर्ण भाग है। वह भी उसी प्रकार से धरती के भाग हैं जैसे घने जंगल और गहरे महासागर। केवल इस कारण कि वे गर्म तथा शुष्क है, हमें उन्हें पृथ्वी का अनुपयोगी या बेकार हिस्सा नहीं मानना चाहिए। यहाँ पर हम सबको समझाया गया है कि जिस प्रकार या हम रहते हैं जहाँ पर घने जंगल, पहाड़, महासागर, वैसा ही इस पृथ्वी का एक भाग मरुस्थल को हमें मानते हैं या मानना चाहिए। इसे कभी भी अनुपयोगी बेकार हिस्सा नहीं मानना चाहिए, या है भी नहीं है बेकार हिस्सा, क्योंकि इस चैप्टर में आपको समझाया है कि क्यों नहीं है। हम में और उनमें बहुत सारी तुलना भी की गई है और समझाया है, एक्सप्लेन किया है। तो दोबारा लास्ट सेंटेंस को एक बार पढ़ देता हूँ। डेजर्ट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान। दे आर देयर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड द डीप ओशियंस। जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई, वन शुड नॉट लुक अपॉन देम एज यूजलेस पार्ट्स ऑफ द अर्थ। तो चैप्टर ख़त्म हुआ है, एंड हुआ है द डेजर्ट का। अब इसके क्वेश्चन आंसर है, मैंने आपको ग्रुप में भी शेयर किया है PDF के द्वारा, तो वहाँ से देख लेना। ये आज सेकंड बुक का 3rd चैप्टर द डेजर्ट हमने ख़त्म कर दिया है। फर्स्ट बुक में भी 3 चैप्टर हो गए हैं और 3 चैप्टर इसमें हो गए हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, टेक केयर।